हेलो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी में। उम्मीद है कि आप काफी एक्साइटेड हो गए। हम भी एक्साइटेड है आपके साथ जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और ये है हमारा विरासत बोर्ड एक्सप्रेस बैच 2026 के एग्जाम के लिए, जहां पर आपको हाईली क्वालिटी के टीचर्स और हाईली मटेरियल्स जो होंगे प्रोवाइड किया कराए जाएंगे। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी और डीपीपीस मिलेंगे। हर एक लेक्चर का नोट्स मिलेगा आपको, वो भी आपको इसी पूरे बैच में। तो उम्मीद है कि आप लोग काफी जोश के साथ आ चुके हैं। हमारा पहला क्लास है, काफी एक्साइटेड होंगे और इस क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो मेरा नाम है शिवम चौबे। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मुझे 3 सालों से इस फील्ड का एक्सपीरियंस मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैंने बीएचयू से बीएससी और एमएससी किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप मुझसे रिलेट कर पाओगे और मैं आपको अच्छे से पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। जो जो मैं बताऊंगा वो करना है। जो मैं बताऊंगा कि ये नोट पॉइंट में आपको लिखना है एज इट इज, उसको वैसे लिखना है। एनसीईआरटी के पॉइंट्स में आपको बताऊंगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% से ऊपर मार्क्स ले आए। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश, मेरी पूरी टीम की यही कोशिश है कि आपका ओवरऑल 95% से ज्यादा ही परसेंटेज आए आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो आज मेरा ये पहला लेक्चर है। आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अच्छे से एक कमरे में बैठकर लीड लगाकर तैयार हो गए होंगे। ठीक है, चलिए। तो आज जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विलियन। क्या बोलते हैं? विलियन। विलियन जो होता है वो क्या होता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, कोई भी बच्चा यहां पर डाउट होगा आप पूछिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। यहां पर कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। हम एक एक पॉइंट्स को, एक एक चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़ेंगे। तो जो सोल्यूशन होता है बेटा, आपने देखा होगा कि जो मिक्सचर होता है, आपने ये पढ़ा होगा मिक्सचर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, आपने मिक्सचर देखा होगा बेटा, तो वहां पे ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका हेट्रो हेट्रोजीनियस और एक होता है आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, चलिए इन दोनों पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। सपोज आपके घर में आपकी मम्मी ने शरबत बनाया, एक बॉटल भर के शरबत बनाया। ठीक, अब क्या हुआ, अब मुझे ये बताओ, अगर ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से अगर हम उठाकर शरबत आपको दे दें, तो क्या दोनों में अलग अलग आपको मीठापन लगेगा? स्वीटनिंग आपको अलग अलग लगेगी क्या? नहीं ना, सेम लगेगी। इसका मतलब ये जो चीनी है आपका, थ्रू आउट द सैंपल, थ्रू आउट द वाटर बॉटल, जो पानी है उसमें अच्छे से घुल गया है, उसमें अच्छे से घुल गया है। और केमिस्ट्री में इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली वहां पे मिक्सचर हो चुका है। हर एक कंपोजिशन जो होगा, हर एक पॉइंट पर आपको कंपोजिशन सेम मिलेगा। लेकिन 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 आपके पापा ने आपके पापा गाड़ी चलाकर आए, आपने उसमें से पेट्रोल उठाया और पेट्रोल को आपने इस बॉटल में ऐड कर दिया। इफ यू ऐड पेट्रोल इन दिस बॉटल, तो वहां पर होगा क्या बेटा कि पेट्रोल ऊपर, वाटर नीचे। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो ऊपर हो जाएगा, जिसका डेंसिटी कम होता है वो नीचे हो जाएगा। तो पेट्रोल ऊपर और पानी नीचे, यानी यहाँ का कंपोजिशन आपको सिर्फ वाटर मिलेगा, ऊपर का कंपोजिशन आपको सिर्फ पेट्रोल मिलेगा। यानी ये आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही पॉइंट्स काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने ये बताया क्यों? चैप्टर तो मेरा सोल्यूशन है, फिर मैंने ये बताया क्योंकि भाई यहाँ पे जो मिक्सचर है वो दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है, जो विलियन है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं अगर मैं आपको बताऊं, तो आप लिखिए ऐसे कि इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है? यह एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है बेटा, साथ ही साथ इसमें मिक्स किसको किसको करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका क्या है? बॉटल है। ठीक है, इस बॉटल में आपकी मम्मी ने ऊपर से यहां पे शुगर को ऐड किया है। क्या ऐड किया है? शुगर को ऐड किया है।
यहाँ पर ऑलरेडी आपने फ्रिज से बॉटल उठाया है और उसमें वाटर ऑलरेडी है। आपने बेटा फ्रिज से वाटर बॉटल को उठाया है और वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से शरबत पिया जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि अगर आप जैसे ये शुगर ऐड किया जाएगा और ये अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन कहेंगे इसको, फिर हम सॉल्यूशन कहेंगे। केमिस्ट्री में जो इस पार्ट, जो छोटा पार्ट, स्मॉल क्वांटिटी का पार्ट आपने ऐड किया है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, ये जो लार्ज क्वांटिटी में आपने अमाउंट ऐड किया है, जो ये वाटर है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो होता है लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जो होता है लार्ज क्वांटिटी में होता है। यही मुझे आपको बताना था। ये दो चीजें अगर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो सॉल्यूशन के बारे में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको समझने में। चलिए आगे अगर बढ़ूं बेटा मैं, तो यहां पर हम पढ़ेंगे विलेनो के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलियनों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस तरह के आपके होंगे। पहले तो हम नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं हम लोग कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पर हम यहां पर डिफाइन करेंगे। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है बेटा, वहां पे आपके पास टू कंपोजिशन होता है। क्या होता है? टू कंपोजिशन होता है, दो कंपोजिशन होते हैं। यानी कि अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है शुगर और वाटर वाला, वो आपका एक बाइनरी सॉल्यूशन है बेटा। वो आपका एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो ही कंपोजिशन थे। कौन कौन से थे? शुगर प्लस वाटर, यही दो कंपोजिशन थे वहां पे। ठीक है, अब लेकिन अगर आपका अगर थ्री कंपोजिशन हो तो क्या होगा? थ्री कंपोजिशन, अगर थ्री कंपोजिशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आता है आपका एक क्वाटर्नरी सॉल्यूशन होता है जिसमें फोर कंपोनेंट्स या फिर फोर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोजिशन होगा वहां पे। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसमें तीन कंपोनेंट होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट में तीन आप ऐड किए रहेंगे, इसमें क्या होगा? चार होगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये चैप्टर है विलियन का, हमारा ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन का, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे दो कंपोनेंट होगा, जहां पे कंपोजिशन दो होगा। यहाँ पे हम कंपोजिशन के जगह पे आप कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा बाइनरी सॉल्यूशन में, जैसे कि शुगर एंड वाटर का। तो ये हमारा आज का मोटो है, हमारे इस पूरे चैप्टर का जो लक्ष्य है वो बाइनरी सॉल्यूशन पे डिस्कस करेगा। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन पे ये डिस्कस करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम तो सॉल्यूशन को हम डिवाइड कर सकते हैं उनके अमाउंट के आधार पे भी। अभी तो मैंने नंबर के आधार पे डिवाइड किया था, अमाउंट के आधार पे कर सकते हो कि कौन सा कंसंट्रेटेड है, कौन सा डाइल्यूट है। तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हालांकि आपको ये डीपीपी, आपको ये जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? यहां पर जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट कुछ ज्यादा ही अमाउंट में होता है। जैसे एक बॉटल आपका पानी है, उसमें थोड़ा सा चीनी आपने डाल दिया, बहुत ही थोड़ा सा, तो बहुत कम मीठा लगेगा। तो जो कम मीठा लग रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो शरबत है वो क्या है? डाइल्यूटेड है। वो क्या है? डाइल्यूटेड है। आपकी मम्मी आपको कम चीनी दे रही है ताकि आप सेहतमंद रहें, डाइल्यूटेड है। लेकिन अगर वहीं पर आपने चोरी से कहीं और से शक्कर या चीनी लेकर आया, ऐड कर दिया उसमें, तो वहां पर आपने कुछ ज्यादा ही ऐड कर दिया, क्योंकि आप तो चोरी से ला रहे हैं, आप डरे हुए थे, ज्यादा ऐड कर दिया। तो जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है बेटा, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। जहां पे लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको आपको समझ में आना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें बेटा तो यहां पर आपका है गैसियस सॉल्यूशन।
जो भी सोल्यूशन बात करेंगे, जिस टाइप की बात करेंगे, वहां पे ये जानो कि सॉल्वेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, वही फेज वाला होगा। जैसे अगर मैं गैसियस सोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो सॉल्वेंट मेरा गैस होगा, मेरा सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, गैस होगा। अगर मैं लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो वहां पे मेरा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड होगा। अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं तो वहां पर मेरा बेटा जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड होगा। अगर मैं बात करूं आपका सॉल्यूट, यानी यहां पर जब भी सॉल्यूट की बातें करें तो आपके दिमाग में बेटा ये आना चाहिए कि वहां पे उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होगा, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे तो एग्जाम्पल समझने में आपको काफी इजी होगा। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है आपका, लार्ज अमाउंट में होगा। देखो सॉल्वेंट जो होता है उसकी जो फेज होती है, मैं ये बहुत ही गोल्डन वर्ड बोल रहा हूं, इसको आप नोट पॉइंट में इसको लिखिएगा कि बेटा जो सॉल्यूशन का फेज होगा ना, सॉल्यूशन का जो फेज होगा, सॉल्यूशन का जो फेज होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट का जो फेज होगा। बहुत ही अच्छी पॉइंट है, इसको आप अपने नोट्स में इसको अच्छे से लिखिएगा। जैसे कि जो भी सॉल्यूशन का फेज होगा, सॉल्यूशन गैसियस है, सॉल्यूशन लिक्विड है, सॉल्यूशन सॉलिड है, ये जो होगा किस बात पर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट का फेज क्या है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि ये गैसियस सॉल्यूशन है, साफ साफ पता चल रहा है बेटा कि यहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, चलो तो गैस इन गैस अगर आप लोग एग्जांपल, तो जैसे हमारा एयर ही एक एग्जांपल होगा कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर लिक्विड इन गैस की बात करें, लिक्विड इन गैस की बात करें तो ये जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, यहां पर हमारी कंपनी ने हमारे लिए कुछ प्रबंध किया है। बच्चों आप लोग भी अपने साथ कुछ प्रबंध कर लीजिए, कुछ खाते पीते रहिए ताकि आपका मन लगा रहे पढ़ने में। ठीक है, लेकिन अभी सारा समय मुझे दीजिए, मैं आपको पहले जो समझा रहा हूं उसको समझिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए, जो सोल्यूट अगर आपका लिक्विड हो जाएगा और सॉल्वेंट आपका गैस होगा, तो जैसे क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म को अगर आप नाइट्रोजन गैस में ऐड कर रहे हो तो ये जो एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल होगा वो किसका हो जाएगा, लिक्विड इन गैस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत जगह पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बात करें तीसरा तो बेटा देखो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल आपका कपूर जो होता है, कैम्फर जो होता है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस। ठीक, गैस इन लिक्विड की बात करूं तो जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, यही हमारे चैप्टर का आज मोटो रहेगा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, इस पॉइंट को भी। ठीक है, जो हमारे एक्वेटिक्स एनिमल्स होते हैं वो भी तो सर्वाइव करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो करते हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी वाटर में आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उस हिसाब से वो करते हैं। वो चर्चा हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा देखो लिक्विड इन लिक्विड का केस अगर लोगे तो आप देखते हो इथेनॉल इन वाटर का एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड का। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड की बात तो हमने कर लिया, चीनी नमक पानी में डाल दोगे तो वो सॉलिड इन लिक्विड का एक एग्जांपल हो जाएगा। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड की बात करेंगे बेटा तो हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम में अगर आप देखते हो, पैलेडियम एक आपका सॉलिड एक मेटल होता है, सॉलिड एक मेटल होता है। और अगर आप सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम देखोगे तो वो एक एग्जांपल है आपका गैस इन सॉलिड का। लिक्विड इन सॉलिड की बात करें बेटा तो एमेलगम ऑफ मरकरी, एच का जो एमेलगम आप देखते हो, ठीक है, सोडियम के साथ, वो आपका एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, जो सोल्यूट है वो लिक्विड है। एंड सॉलिड का केस तो बेटा साफ पता चलता है कि ये आपका क्या होगा, एल्वाज होंगे, यानी कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, एक आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन था सभी आपको दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे बेटा, अब हम बात करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्रेसिंग
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। अब कैसे हम सांद्रता को व्यक्त करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जाने कि सांद्रता होती क्या है। व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता क्या है। जैसे आपका भी कंसंट्रेशन जो होता है पढ़ाई में बहुत कम लगता है, ठीक है, तो उसको बढ़ाइए आप लोग, ऐसे ही नंबर नहीं आएंगे, आपको लगातार बने रहना पड़ेगा हमारे साथ, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको आप एक प्रोसेस के साथ करिए उसको, ठीक है। सफलता आपसे मेहनत मांगती है, टैलेंटेड नहीं है, फिर भी अगर आप मेहनती हैं तो आप सफल हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि क्या अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन स्पेसिफाइड वॉल्यूम, कितना अमाउंट है सॉल्यूट का स्पेसिफाइड वॉल्यूम में, आप उसको कंसंट्रेशन बोलते हो, आप उसको सांद्रता बोलते हो, ठीक है। तो अब ये कैसे हम निकालेंगे सांद्रता, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एक एक वर्ड को, एक एक जो आपके कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उसको हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो वेट परसेंटेज वाले सारे टर्म्स होते हैं उनको देखेंगे हम। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मास परसेंटेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपसे कोई यहाँ पे डिफिनीशन नहीं पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का अगर हम फार्मूला लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ, सपोज हमारे पास, हम बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो वेट ऑफ ए, सपोज बी जो है मेरा वो सोल्यूट है, तो वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100, ये हमारा जो होगा फार्मूला बन जाएगा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, सपोज आपसे कोई दे, एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि कैसे इसका हम यूज करेंगे। सपोज मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया आपको, 10% वेट बाय वेट एक्वस, अच्छा एक्वस का मतलब होता है कि वहां पे सॉल्वेंट जो होगा वाटर होगा, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 10% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं चाय पीते हुए कॉफी पी लेता हूँ एक बार। तो बहुत ही अच्छा कॉफी है और इसके लिए धन्यवाद करूंगा अपनी टीम को, ठीक है। तो देखिए यहां पर 10% वेट बाय वेट एक्वस NaOH जो सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि 10 ग्राम ऑफ NaOH इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10 ग्राम आपका जो NaOH है वो डिजोल्व है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस बात को मत भूलना, सब कुछ भूल जाना, अपना घर नाम पता सब भूल जाना, लेकिन इस बात को मत भूलना क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, काफी हैवी नंबर्स के आते हैं, तो आप वो कर पाओगे, तो इस बात को आप मत भूलना, ठीक है। आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए, हालांकि आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। दूसरा हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा, अभी आपने परसेंटेज वेट बाय वेट देखा, तो दूसरा अगर हम देखें तो यहां पर हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज वेट बाय वी का, इसका फार्मूला आप लिखोगे वेट ऑफ
बी, सपोज दो कंपोनेंट है हमारे पास ए और बी, मैं ए और बी दो ही कंपोनेंट क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे चैप्टर में, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो वेट ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम इनटू 100, यानी इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट ए है या फिर बी है उसका वेट ले लो और नीचे जो होगा ये सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा। किसका होगा? ये सोल्यूशन का होगा। अगर मैं यहां पर आपको जो नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा, मैं क्या लिखवा रहा हूं यहां पे ध्यान से देखो कि 10% वेट बाई वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। एक्वस में लिख देता हूं यहां पे, एक्वस है, ठीक है, एक्वस H2SO4। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि 10 ग्राम H2SO4 आपके पास है, और किसमें है? इन 100 ml। ये बात ध्यान देना कि यहां पर लीटर मत बोल देना, लीटर मत बोलना, यूनिट की भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको इस चैप्टर में, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड ये चैप्टर है आपका, न्यूमेरिकल्स भी काफी अच्छे खासे इसमें है, ठीक है। तो 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। चलो अगला अगर हम देखें यहां पे, जैसे कि वेट बाय वेट आपने किया था, आप यहां पे परसेंटेज भी बाई भी कर सकते हो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? परसेंटेज भी बाई भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भी ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये आपका हो जाएगा। इसको भी अगर मैं नोट पॉइंट में आपको बताऊं, अगर नोट पॉइंट में इसको लिखवाऊं तो यहां पर भी आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि 10% भी बाई भी NaOH रहेगा एक्वा सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या होगा भाई? सबसे जरूरी तो मीनिंग है ना, मीनिंग क्या होगा? सर इसका मतलब होगा, आप बोलोगे सर इसका मतलब है कि 10 ml ऑफ NaOH in 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब होगा सर कि अगर 10% भी बाई भी NaOH सोल्यूशन है, इसका मतलब 10 ml NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए थोड़ा। तो देखिए, कॉफी जब आप पीते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो आप भी अपने पास ऐसे सोर्स रखिए जिससे आपको एनर्जी मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले पढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट अपने कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो बेटा हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाएगा? 3 तो हमने पढ़ लिया। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ मेरा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। हमारे पास एज यूजुअल दो कंपोनेंट है ए और बी। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आप बोलोगे सर मैं इसको लिखूंगा कि काई ए, ठीक है। यानी एन ए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू मत कर दो, यहाँ पे हर जगह इंटू नहीं करने होता है, ठीक है। ये ए का मोल फ्रैक्शन है। आप बोलोगे सर आपने ए का बता दिया, बी का क्यों छोड़ दिया? लो मैं बी का भी बता देता हूं, मैं भेदभाव क्यों करूं भाई? लो बी का भी मैं बता दिया, लो मैं बी का भी बता दिया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है ए और बी का। इसमें करना क्या है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन आप ऊपर लिख दोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल मोल से। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल आप ऊपर लिख दोगे, डिवाइड कर दोगे टोटल मोल से, ठीक है। तो यहां पर आपके पास मोल फ्रैक्शन के ये फार्मूला हुए। इसमें नोट पॉइंट में आपको क्या लिखना है बेटा कि हम ये रिजल्ट देखते हैं, अगर दोनों जो मैंने पिछले स्लाइड पे निकाला है दोनों को ऐड कर देते हैं।
अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरे पास काई ए जो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, प्लस यहाँ पे काई बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक, ये क्लियर है? ठीक है, अब क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, काई ए प्लस काई बी कर देते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों को करोगे आप देखोगे कि एन ए अपान एन बी प्लस एन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर एन बी अपान एन बी प्लस एन ए हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैथ लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, यानी कि ये 1 आएगा। यानी कि अगर दो कंपोनेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन आपने निकाले हैं, उसको ऐड करेंगे आप तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है, आप इसको नोट में लिखिएगा कि बेटा काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। अब आपके मन में डाउट होगा, सर आप तो हमेशा दो दो कंपोनेंट को लेकर बता रहे हैं, अगर कोई थर्ड कंपोनेंट होगा तो क्या होगा? ये मैं कॉफी पीने के बाद बता रहा हूं। तो बेटा अगर तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा ना, तब भी सम करोगे तो 1 ही आएगा। यानी इस रिजल्ट का छोटा भाई छोटा रिजल्ट लिख दो कि काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी डॉट 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 कितना भी आएगा वो 1 के बराबर आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी शंका नहीं होगी। ठीक, मोल फ्रैक्शन के बाद अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास और है टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, मुझे लगता है ये 5th हो जाएगा। तो हमारे पास है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी क्या बोलता है? ये बोलता है कि नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स dissolved in 1 liter of solution is known as molarity। इसको हम m से दिखाते हैं, कैपिटल M से। ठीक है, इसको हम कैसे दिखाते हैं? कैपिटल M से दिखाते हैं, कैपिटल M से शो करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है बेटा, अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसंट्रेशन टर्म है, क्योंकि बेटा यहां पर होता क्या है कि पूरे केमिस्ट्री में अगर आप कंसंट्रेशन निकालने जाते हो सॉल्यूशन का, तो आपको मोलैरिटी में ही दिया रहता है। तो इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है, इसको आप ध्यान देना। ठीक, चलिए, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो मोलैरिटी का फार्मूला होता है बेटा, मोलैरिटी की जो फार्मूला होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसमें? लीटर में। ठीक है, इस फार्मूले को और छोटे में लिखेंगे तो हम लोग सिंबल द्वारा करेंगे, n/v, ये लीटर में हो जाएगा। इसको और छोटा कर देंगे तो n/v। अगर मैं ml में कर रहा हूं तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका एक और फॉर्म देखोगे तो ये हो जाएगा बेटा कि वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। ये जो मैंने तीनों फार्मूले आपको लिखवाए हैं, ये आपके जुबान पे होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद होंगे तो आप सारे क्वेश्चंस इस पे कर लोगे, इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर इजीली कर लोगे। ठीक है, चलिए
अगला हमारा बेटा जो कंसंट्रेशन टर्म है, इसके बारे में एक पॉइंट और भी आप जानिए कि जो मोलरिटी होती है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर V है, वॉल्यूम का टर्म है, तो जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है, और जब V बढ़ेगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी हो जाती है, और जब V बढ़ेगा इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलरिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, मोलरिटी जो होगी, जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होता जाएगा। इस स्लाइड को अच्छे से आप रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पे। ठीक है, जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कैसे करती है वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको बेटा। अब क्या करना है आपको, आगे जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, मोलैलिटी है। वो क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, नंबर ऑफ, मैं इसको भी लिख देता हूं डिफिनीशन यहाँ पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स dissolved in 1 किलोग्राम। यहां पर ये ध्यान दो, मैं इसको एक बॉक्स बना देता हूं, इसको रुक, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बात भी ध्यान दो, यहां पे जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, कि किसका, सॉल्वेंट का। मोलैरिटी में आप सोल्यूशन के वॉल्यूम को देख रहे थे, बट मोलैलिटी में इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें आप देखोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी को आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। उसके साथ ही साथ आप देखो बेटा यहां पर क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख दोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। लेकिन जैसे ही आप ग्राम में लिखोगे, जैसे ही आप ग्राम में लिखोगे बेटा, तो ये जो फार्मूला हो जाएगा थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मॉडिफाई करके यहाँ पे 1000 से आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, इसको ग्राम में लिख दो। ठीक है, इसको आप ग्राम में लिख दो। तो हमारे पास ये दो महत्वपूर्ण फार्मूला हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। तो यहां पर अगर बेटा आप देखोगे तो मोलैलिटी एक अलग टर्म है, मोलैरिटी एक अलग टर्म है। मोलैलिटी में को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, खास बात इसकी क्या है, जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं इसको भी देखो ध्यान से, इसको भी ध्यान से आप नोट करना कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, ये भी ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है अमाउंट है, नीचे मास है, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या फर्क पड़ेगा। आप कहते हो कि आपका ये जो फोन है, ये जो आपका फोन है ज्यादा यूज करते हो तो हीट हो जाता है, या फिर गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो क्या इसके मास पे कोई फर्क होगा? नहीं होगा। पहले जितना था बाद में उतना ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से इसको नोट करना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जहां पे एक्सेप्शंस होते हैं, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, चलिए अगर हम आगे देखें तो हमने मोलैरिटी देख लिया, मोल फ्रैक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे नॉर्मेलिटी, देखेंगे नॉर्मेलिटी। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं सोच रहा हूं कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको भी डिस्कस कर लूं मैं। पहला कि मोल्स, मोल्स क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? वो होते हैं वेट या फिर मास कह लो, वेट या मास कह लो। हम केमिस्ट्री वाले वेट और मास को सेम मानते हैं, ठीक है, वेट और मास इन ग्राम
अपान मोलर मास अपान मोलर मास। ठीक है, इसी तरह एक होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका वेट और मास इन ग्राम अपान इक्विवेलेंट मास। क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट मास क्या होता है इसको भी देखो। जो आपका इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास ये क्या होता है बेटा, ये होता है मोलर मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। ठीक है, ये देख लिया आपने, और आपको नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूला आपको पता है। ठीक है, तो यहां से अब इसको देखो आप ध्यान से, वेट, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अगर और मॉडिफाई करूं मैं, अगर मैं इसको और मॉडिफाई करूं तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उसको क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं, आप बोलोगे वेट अपान जो इक्विवेलेंट मास था उसके जहां पे क्या लिख सकते हो, मोलर मास, मोलर मास, और यहां पे आप एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। यही ना करोगे, क्योंकि मैंने फार्मूला तो बता दिया आपको। आप कहोगे सर ये वेट हो जाएगा अपन ये मोलर मास, देखो मोलर मास को मैंने और छोटा लिख दिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए, इनटू एन फैक्टर हो जाएगा। भैया भैया यही तो आपका नंबर ऑफ मोल्स है, यही तो आपका नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बहुत ही अच्छी पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर होता है बेटा। ये बहुत ही बक्सा में जो बना रहा हूं, इस बॉक्स को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो मैंने बॉक्स में बनाया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए एन फैक्टर क्या होता है, आपके मन में ये डाउट होगा, तो मैं एन फैक्टर ही बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, आपको यहाँ पे सारा डिटेल में ही बताया जाएगा। टाइम भले ज़्यादा लगे लेकिन लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा, बट आपको डिटेल में ही बताया जाएगा। ठीक है, तब तक चलिए एन फैक्टर जो होगा आपका, अगर हम किसी एटम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी होगी उसका एन फैक्टर। ठीक है, अगर हम किसी साल्ट की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी बेस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ OH माइनस जितना होगा आयन, वो क्या हो जाएगा आपका एन फैक्टर हो जाएगा। अगर हम किसी एसिड की बात करते हैं, अगर हम किसी एसिड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ H प्लस आयन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उसका एन फैक्टर। इतने से आपका काम हो जाएगा, बाकी और भी चीज़ें होती है एन फैक्टर निकालने का, वो हम डिटेल रेडॉक्स चैप्टर अगर आपको पढ़ना होगा आप बताइएगा, हम उसमें बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए हमें बताना था नॉर्मेलिटी और हम पहुंच गए कहाँ कहाँ पहुंच गए। तो जो नॉर्मेलिटी होता है बेटा उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में रहेगा ये। ठीक है, इसको और अच्छे से छोटे फॉर्म में लिखो तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन भी निकाल सकते हो, तो आप पाओगे बेटा कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू क्या हो जाएगा आपका एन फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन फैक्टर हो जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको मोलरिटी दिया रहेगा और उसका आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा आपको डिटेल में मैंने बता रखा है, जैसे मैंने ग्राम इक्विवेलेंट का रिलेशन निकाला है वैसे ही यहाँ पर आप इसको करोगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हमारा जो एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन, हम फॉर्मेलिटी भी यूज करते हैं। फॉर्मेलिटी होती है जो, वो किसके लिए होता है? वो होता है आपका, आप आयनिक सब्सटेंस के लिए देखते हो, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए देखते हो, ठीक है। किसके लिए देखते हो? फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। यहां पे जो फार्मूला हो जाएगा बेटा, इसे कैपिटल एफ से दिखाओगे तो नंबर ऑफ, जैसे वहां पे मोल्स निकालते थे, यहाँ पे आप नंबर ऑफ फॉर्मल बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप उसी तरह से लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ही बोल दो यहाँ पे, और वॉल्यूम सेम मोलरिटी है। बस आपको यहाँ पे क्या जानना है, ये जानना है कि ये आप आयोनिक कंपाउंड्स रहेगा तब आप मोलरिटी की जगह पे आप फॉर्मेलिटी बोलोगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं जानना है। नाइन्थ हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है बेटा? ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियंस। ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में जब आपका कोई सब्सटेंस रहेगा उसके लिए ये कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। यूज्ड व्हेन वी हैव ट्रेस्ड अमाउंट, वी हैव ट्रेस्ड अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में हो तब ये आप इसको यूज करोगे, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पीपीएम जो होता है बेटा, पीपीएम जो होता है आप ऐसे निकाल सकते हो कि मास ऑफ ए, सपोज दो कंपोनेंट है यहाँ पे, तो मास आप लिख दो ऑफ ए अपॉन टोटल मास हो जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्यूट अगर देख रहे हो ना, तो आप ये देखो पीपीएम जो होता है, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 10 की पावर 6। ये आपका हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। इसी का एक भाई होता है 10th वाला, अगर आप देखोगे इसका एक भाई होता है पीपीबी होता है, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन होता है। और ये क्या होता है बेटा फार्मूला इसका हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट हो जाएगा बेटा। और वो क्या हो जाएगा, इसको आप 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये पीपीबी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर हम चले आगे देखें तो हमारे पास जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सारे इतने ही है, ठीक है। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ठीक है, उसके बाद मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीपीएम, पीपीबी, ये दो थे हमारे। उसके बाद परसेंटेज में हम लोग आ चुके थे, और ये सारे हमने डिस्कस कर लिया, ये हो गए हमारे। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ खेलते हैं। प्रश्न नहीं खेलोगे तो कैसे समझ में आएगा। ये आपके एनसीईआरटी का ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आप होमवर्क में करिएगा, नहीं आएगा तो डाउट पूछिएगा हमसे, ठीक है। मैं ये पहला क्वेश्चन करता हूँ कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। हालांकि मैंने इसका हिंदी वर्जन भी लाया है, आप यहाँ पे देखिए, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। मास परसेंटेज का गणना करना है आपको। तो कैसे गणना करेंगे आप इसकी? आपको पता है कि हमें क्या निकालना, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बेंजीन निकालना है। और वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया गया है आपको, ये दिया गया है 22 ग्राम। कितना दिया गया है यहाँ पे देखो, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 22 ग्राम। वेट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कितना दिया गया है, 122 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो टोटल वेट निकालते हैं पहले इसमें, चलो निकालो टोटल वेट क्या होता है। सर मुझे तो ऐड करने आता ही नहीं। अरे भैया तुम्हें ऐड करने नहीं आएगा, छोटा सा तो सवाल है, 144 जी। सर ये जी क्या है, जी मतलब ग्राम है बेटा, ठीक है। चलो वेट बाय वेट
परसेंटेज अगर देखोगे बेंजीन का, तो बस आप बोलोगे सर आप परसेंटेज वेट बाय वेट बेंजीन का निकाल रहे हो, तो बेंजीन का वेट ऊपर लिख दो। चलो भैया आप बोल रहे हो तो मैं लिख दे रहा हूँ। सर अब आप टोटल वेट जो है नीचे लिख दीजिए। चलो भैया आपने बोला तो मैंने लिख दिया। सर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी सर मैं कर लूंगा, मैं इसको सॉल्व करके आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं तो मैं मान जा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा, कैसे हुआ मैंने बता दिया आपको। ठीक, चलो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, बाकी आप होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, बाकी आपके लिए होमवर्क है और उसको सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा आप हमसे, जब मैं डाउट सेशन रहेगा मैं इसमें उसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप अपने से ट्राई करिएगा कि सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सॉल्विलिटी की। सॉल्विलिटी का मतलब होता है कि कितना एक दिए हुए टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम अमाउंट आपका कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व हो पा रहा है, वही होता है सॉल्युबिलिटी। दिए हुए टेम्परेचर पे एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो पा रहा है, वही क्या होता है सॉल्युबिलिटी होती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विलेयता। क्या बोलते हैं? विलेयता। विलेयता बोलते हैं इसको, हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका मतलब होता है कितना मैक्सिमम, ये वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए कि ये मैक्सिमम अमाउंट है, कितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। अब आपने कहा सर शरबत तो मैंने बनाया, मैंने थोड़ा सा इसमें डिजॉल्व किया, तो क्या ये उसकी सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं? नहीं। मैक्सिमम कितना डिजॉल्व कर सकते हैं दिए हुए टेम्परेचर पे, दिए हुए टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम डिजॉल्व कर सकते हो, वो आपका सॉल्युबिलिटी होता है। ये नहीं कि थोड़ा सा ऐड किया सर ये देखो सॉल्युबिलिटी है इसकी, ये डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, और डालो जितना डाल सकते हो मैक्सिमम आप। ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान दो आप। ठीक, फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। देखो पहला फैक्टर जो होता है वो क्या होता है बेटा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उनका नेचर कैसा है? नेचर का मतलब है कि आयनिक है, कोवैलेंट है, दोनों आयनिक है, या फिर एक आयनिक एक कोवैलेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कितना वो डिजॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल होगा या नहीं। ये बातें हम आगे करेंगे, लेकिन इस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करती है। पहला है आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है प्रेशर। इन तीन पर अगर आप ध्यान देंगे ना, सारा क्वेश्चन, सारा जो आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे आप कर लोगे उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी ठोसों की द्रवों में विलीयता। ठोसों की द्रवों में विलीयता, इसको हम जानेंगे। जैसे कि हमने देखा शुगर, आपने अभी भी शरबत पिया था सुबह सुबह, जब शुरुआत में जब मैंने आपको बताया था आपने शरबत पिया था। कौन बनाया था? आपकी मम्मी ने बनाया था। आपकी मम्मी ने शरबत आपके लिए बनाया था, और उस शरबत में अगर आप देखेंगे तो वहां पे चीनी और पानी था। ठीक है, तो चीनी इज अ सॉलिड। भाई शुगर तो सॉलिड ही होता है ना जनरली। अब ऐसा नहीं कि सर मैं तो लिक्विड शुगर यूज करूंगा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं यूज करना है आपको। ठीक है, आपको यूज करना है जो आप जनरली मिलता है मार्केट में, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, आप ऐड करोगे उसको पानी में, तो वही चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। यहां पर यह देखा जाता है कि एक बड़ा ही फेमस टर्म है लाइक डिजॉल्व लाइक। आपकी दोस्ती उसी लड़के से होगी, उसी लड़की से होगी जिससे आपकी और उसकी वाइब मैच होती है। अब जैसे हम लोग यूज करते हैं एक टर्म की वाइब मैच हो रही है हमारी, हम लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, घूम फिर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, कंफर्टेबल है, बातें करने में, बातें शेयर करने में कंफर्टेबल है। लेकिन ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं और कोई ऐसा है जो बहुत शांत रहना चाहता है, ऐसे दोनों लोग की वाइब मैच नहीं हो पाएगी तो आप एक साथ नहीं रह पाओगे। उसी तरह बेटा यहां पर भी एक टर्म है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जनरली पोलर सॉल्यूट जो होता है पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो जाता है। या फिर इसको ऐसे समझे तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉल्यूट आयनिक सॉल्वेंट में अच्छे से डिजॉल्व हो जाएंगे, और कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो
कोवेलेंट सॉल्वेंट में अच्छे से डिजॉल्व होंगे, यानी आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देख सकते हो, ऐसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जहां पे वाइब मैच होगी वहां पे सॉल्बिलिटी अच्छी होगी, जहां पे वाइब मैच नहीं होगी वहां पे सॉल्बिलिटी हो ही नहीं पाएगी, घुल मिल नहीं पाएंगे आप ऐसे बच्चे हैं जो एकांत में रह के पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई ऐसा बच्चा होगा जो बहुत घूमता है, रातों रात घूमता है, तो आप उसके साथ आपकी वाइब मैच नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक बड़ा ही अच्छा सा टर्म है, ये देखिए लिखा गया है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट्स में एंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स it observed that polar solutes dissolve in polar solvents and non-polar solutes in non-polar solvents। ये मैंने बताया आपको ना, पोलर पोलर में जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो टर्म है हमारे पास, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। जो आप चीनी डाल रहे थे पानी में ना, वो जो घुल जा रहा था, जो आप चीनी डाल रहे थे वो घुल जा रहा था, इसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिसॉल्व हो जा रहा है आपके वाटर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। यानी व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। अब ये आपका एक्सोथर्मिक है, यानी करते वक्त वहां पर हीट निकल रहा है या फिर यहाँ पर ये प्रोसेस के दौरान आपको हीट देना पड़ता है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। उसी तरह बेटा एक होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं और वो क्या होते हैं, एक सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते, एक सॉलिड के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन में, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइड होते हैं अदर सॉलिड पार्टिकल से, और वहां पे क्या हो जाता है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि क्या होगा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे कोलाइड विद द सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स और गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे चीनी पानी का जो आप देखते हो शरबत बनाते हो और छोड़ दोगे, ठंडा कर दोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे, तो वहां पे क्रिस्टल टाइप के आपको दिखने लगते हैं। तो इस तरह की बातें यहां पर की जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन है, एक है हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एक है सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन ये होता है कि एट गिवन टेम्परेचर आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हो, उससे ज्यादा आप ऐड नहीं कर पाओगे। अगर मैंने बोला कि भैया ये चीनी और पानी का सैचुरेटेड सोल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब इससे ज्यादा आप इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, नहीं कर पाओगे, करोगे तो फिर वो जो प्रॉपर्टी सोल्यूशन की वो खो दोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन जो अनसैचुरेटेड आपके सोल्यूशन होते हैं बेटा, वहां पे इसका मतलब अभी नीड है आपको और सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करने की, यानी कम मीठा लग रहा है, चोरी से गए, चुपके से गए और वहां पे आपने चीनी डाल दिया। ठीक है, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपका एक और भाई है जिसको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है, बहुत ज्यादा मीठा खाता है, वो क्या किया, गया पानी को पहले गर्म किया, क्या किया, पानी को गर्म किया, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को डाल दिया, जितना कि हो सकता था सैचुरेटेड के लिए उससे ज्यादा भी डाल दिया। क्यों, क्योंकि उसने पानी को हीट किया, और हीट करने से क्या होता है, सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है सॉलिड इन लिक्विड में। तो उसको ये पता था, उसको ये केमिस्ट्री पता थी, उसने पढ़ा था ये लेक्चर। ठीक है, वो क्या किया, पानी को गर्म कर दिया, पानी को जब उसने गर्म किया उसमें फिर शुगर को ऐड कर दिया, शुगर को ऐड कर दिया, ज्यादा ही डाल दिया, सैचुरेटेड से ज्यादा ही डाल दिया, ठंडा फिर कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। लेकिन तब तक उसने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया था, तब तक उसने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया था। यहां पर आपको क्रिस्टल्स दिख सकते हैं क्योंकि आपने उसको फिर क्या किया है, ठंडा भी तो किया है। ठीक है, तो तीन प्रकार के सोल्यूशन होते हैं हमारे यहाँ, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तीनों क्या होते हैं मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड को अफेक्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है बेटा आपका टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर।
जनरली होता क्या है, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, तो उस केस में वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है वहां पे। किसकी? सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड की बात हो रही है अभी यहां पर, ठीक है। द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि ये जो होगा इंडोथर्मिक होता है, ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है चीनी को पानी में डालने का, या फिर आप जो कोई भी प्रोसेस करते हो जहां पे सॉलिड को आप लिक्विड में ऐड करते हो, वो जो होता है आपका वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। सॉरी, अगर हम देखें तो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक होता है, और इंडोथर्मिक के केस में क्या होता है कि आपको हीट देनी पड़ती है। अगर आप हीट दे रहे हो और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वहां पे सॉल्बिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो साफ साफ मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूं बेटा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो सॉल्बिलिटी होगी वो बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी? ये भी ध्यान देना, किसकी बढ़ेगी? सॉलिड इन लिक्विड की बढ़ेगी। सॉलिड इन लिक्विड की बढ़ेगी, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड की यहां पर ये टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी सॉल्बिलिटी बढ़ेगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। ओके, चलो अगर हम बात करें प्रेशर की, तो देखो यहां पे जो आपका सॉलिड पार्ट होते हैं ना, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता है उसको। अब इस पर ये मेरा ये बॉटल ही है, क्या ही अफेक्ट करेगा इस पे? प्रेशर तो बहुत ज्यादा कॉमन 1 ATM पर तो सब पे लग रहा है, कोई ज्यादा प्रेशर इस पर काम करेगा नहीं। तो यहां पर आप देखोगे प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट। बहुत होगा भी तो बहुत 0.0001 होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये अनअफेक्टेड होता है, जो सॉल्बिलिटी होती है सॉलिड इन लिक्विड की वो अनअफेक्टेड होती है ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, हम जो आपको पीपीएम और पीपीबी पढ़ा रहे थे, मैंने बोला था ट्रेस अमाउंट के लिए आप करते हो, तो यहाँ पर आप पीपीएम में निकाल सकते हो या फिर पीपीबी में निकाल सकते हो कि कितना कम या फिर कितना डिजॉल्व है ऑक्सीजन इन वाटर। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको टेबल के रूप में बनाया था। एक टेबल बनाया था, एक टेबल था एनसीईआरटी का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन इन वाटर किसका एग्जाम्पल है? गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, या फिर मैं इसको यहां पे वाटर कर देता हूं, ठीक है। तो कुछ गैसेस होते हैं जो आपके डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड्स में, जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है लिक्विड में, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे, उसकी सॉल्बिलिटी कैसे बढ़ेगी घटेगी हम देखेंगे। देखो जब भी गैसेस की बात आएगी तो वहां पर प्रेशर को आप ध्यान देना, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो जो गैसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास पास आते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। चलो तो यहां पर आपको इस इफेक्ट को, यानी आपको अगर पढ़ना है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को पढ़ना है, तो ये क्या होगा? हेनरीज लॉ के द्वारा ही पढ़ोगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो यहाँ पे प्रोसेस होता है, जो डिसोल्यूशन होता है, वो क्या होता है बेटा? वो क्या होता है? वो होता है एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक यानी हीट वहां निकलेगी, हीट जो होगी वो निकलेगी, ठीक है। चलो हेनरीज लॉ के यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, तीनों आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे। ये तीनों स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है सर? ये तो स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है बता दीजिए। तो बेटा देखो यहां पर आपको ये जो फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में साफ साफ लिखा है बेटा कि ए वाले पर सिर्फ एक बॉक्स लगा है, 1 बॉक्स। इस पे देखोगे तो 3 बॉक्स लगा है। तो यहां पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, यहां पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, और यहां पर उससे भी ज्यादा प्रेशर लगेगा, यहां पे उससे भी ज्यादा प्रेशर लगेगा। यानी यहां पर आप देख पा रहे हो कि प्रेशर ज्यादा है,
तो ये जो सॉल्बिलिटी है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो दिख रहे हैं गैसेस के वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आप सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड देखते हो तो वहाँ पे अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या होगी, वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। यही हेनरीज ने बोला था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया कि द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एबव द लिक्विड सरफेस आर द सोल्यूशन। जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है लिक्विड के ऊपर, उस पर जितना प्रेशर लगा रहे हो वही क्या होता है, सॉल्बिलिटी उस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये तो पहला स्टेटमेंट था। हालांकि उनका एक ही स्टेटमेंट था, उसको और मॉडिफाई करके 3 पार्ट में बताया गया आपको। दूसरा क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी अगर आप सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे आप इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हो बेटा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। ओवर द सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर हमारे गैस का है, ये जो मेरा गैस ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना लग रहा है इस पे और कितना ये गैस इसमें सॉल्युबल होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन द सोल्यूशन। ठीक है, लिक्विड के ऊपर वाला जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर देखो, ये वाला। ठीक, अगला है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में, जो पार्शियल प्रेशर है, जैसे कि जो पार्शियल प्रेशर है गैसियस फेज में, वो जितना ज़्यादा लगाओगे आप उतना ज़्यादा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होगी, किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हो जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक एक्सप्रेशन आता है हमारे हेनरी चाचा का। हेनरी चाचा ने बोला कि भैया जो ये प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसने बोला था ना किसके, मोल फ्रैक्शन के, यानी सॉल्युबिलिटी के। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो के एच आएगा, और के एच ही जो होता है हेनरीज कांस्टेंट होता है। ये क्या हो जाता है बेटा, एच सी, हेनरी कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो यहाँ पे कि जो के एच होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। के एच जो होता है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होती है, यानी सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही के एच कम होगा, के एच ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये जो होता है नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये 3 बातें अगर आपके पास, आपको के एच की पता है तो आप इजीली, आप क्वेश्चंस कुछ आते हैं इस पे ना कि के एच ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि जो के एच होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, के एच जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, और के एच जो होता है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। अगर गैस आपका बदल दोगे तो के एच की वैल्यू भी बदल जाएगी। ठीक है, गैस आपने अगर बदल दिया, गैस बदल दिया बेटा आपने, तो वहां पे के एच की वैल्यू भी बदल जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, बेटा तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पर प्रेशर होगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आप निकाल सकते हो। कैसे मैंने निकाला बेटा, मेरे पास ये एक्सप्रेशन था, और मैंने मैथ भी पढ़ाया थोड़ा बहुत, तो मैंने यहाँ से ये ग्राफ भी बना दिया। ठीक है, चलो अगर बेटा हम आगे बढ़ें तो ये तो हमारा था हेनरीज लॉ के बारे में, सारा डाटा था, सारा इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उम्मीद है कि हेनरीज लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको कुछ नहीं करना है, हेनरी लॉ माइंड में आए तो आपको बस ये सोचना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, रिवाइज करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
गैस को आप लिक्विड में डाल रहे हो, वो सॉल्विलिटी, उसकी सॉल्विलिटी आप देख रहे हो, ठीक है। अब हेनरी ने क्या बोला था, हेनरी ने बोला था भाई भाई यहाँ पर क्या होगा, आप प्रेशर का इफेक्ट देखोगे, अगर प्रेशर एबव द लिक्विड सरफेस ऑफ जो गैस है वो जितना ज्यादा लगाएगा उतनी ज्यादा उसकी सॉल्विलिटी उस लिक्विड में होगी। जितना ज्यादा एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर होगा गैस का, उतना ज्यादा सॉल्विलिटी यानी मोल फ्रैक्शन से अगर आप देख रहे हो तो मोल फ्रैक्शन होगा उस गैस का इस बल्क वाले सोल्यूशन में। यहाँ पर जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे यहाँ उतना उसकी इस पर सॉल्विलिटी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपका सॉल्विलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर आपके माइंड में आपसे पूछा जाए तो आपके माइंड में सिर्फ हेनरीज लॉ आना चाहिए, ठीक है। और अब देखते हैं कुछ इसके और केएच के बारे में, ये तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तीनों पॉइंट। अब यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, अब हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। इनके क्या एप्लीकेशन है, ये जो आप फिगर देख पा रहे हो ढेर सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके बॉटल हैं, लेकिन मैं आपसे यही विनम्र विनती करूंगा कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक ना पिया करें। मैं भी बहुत ही रेयरली कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, ठीक है, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। अच्छा, आपने जब कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोला होगा तो जैसे खोलते हैं तो फिज का आवाज आता है, ऐसा एक आवाज आता है। ये आवाज क्यों आता है, क्यों, क्योंकि जैसे ये ढक्कन खोलते हो ना बेटा, प्रेशर जो होता है, प्रेशर क्या होता है बेटा आपका, प्रेशर जो हो जाता है वो लो हो जाता है। ये जो यहाँ पे CO2 गैस होता है ना, बहुत हाई प्रेशर पे रखा जाता है, इसमें डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जब आप इस ढक्कन को खोलते हो तो प्रेशर जो होता है लो हो जाता है और जो CO2 गैस होता है वो स्केप करता है, बहुत तेजी से स्केप करता है। तो साउंड जो होता है फिज जैसी एक साउंड आपको सुनने को मिलेगी, फिज जैसी साउंड है आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया है, टू इंक्रीज द सॉल्विलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर रहेगा तो गैस की सॉल्विलिटी इन लिक्विड ज्यादा रहेगी, यही मैं कब से बता रहा हूं। लो भाई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लो कि बॉटल में हाई प्रेशर पे गैस को सील करके रखा जाता है ताकि उसकी सॉल्विलिटी इसमें अच्छी खासी हो, लेकिन बॉटल खोलते ही प्रेशर कम हो जाता है और उसकी वजह से CO2 गैस निकलता है, तो फिज साउंड आता है शुरुआत में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके अब एप्लीकेशन नंबर ये 1 था। अगर मैं बात करूं तो ये नंबर 1 एप्लीकेशन था। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो 3 एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन आप लिखोगे जो मैंने आपको समझाया है, विजुअलाइज कराया है आपको, वो आप देखोगे, ठीक है। चलिए दूसरा बेटा देखो, दूसरा अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले ये फिगर देखो, ये जो यहाँ पे युवक और युवती हैं, ये क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर मछलियों के साथ ये घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। लेकिन आपने देखा क्या, आप इनको देख रहे हो, मैं इनके पीछे लगे हुए सिलेंडर को देख रहा हूँ, ये जो सिलेंडर है ना उसको देख रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि ये लोग ऑक्सीजन लेके जाते हैं, एयर लेके जाते हैं ताकि वो सांस ले पाए। तो होता क्या है कि स्क्यूबा डाइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस, ठीक है। जब ये सांस लेते हैं, जिसको देखो जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे जैसे पानी के नीचे जाओगे वहां पर प्रेशर क्या होगा बेटा, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई होगा। जैसे जैसे आप जाते हो नीचे प्रेशर हाई होता है, ये जो गैसेस लेके जाते हैं, एयर लेके जाते हैं, उसमें O2 के साथ साथ बेटा वहां पे N2 भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। प्रेशर जब जैसे से नीचे जाएंगे बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर आएंगे, जैसे ही इस वाटर लेवल से ऊपर ये दोनों आ गए, घूमते घूमते आ गए, तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। प्रेशर की बात करूँ तो यहाँ पे कम होगा, और यहाँ जो पानी है आपका, ये जो समुद्र है बेटा, यहाँ पे प्रेशर जो होगा हाई होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर लो, ऊपर प्रेशर लो, नीचे प्रेशर हाई। तो नीचे जब जाएंगे प्रेशर ज्यादा होगा, जब ये सांस लेते हैं ना तो वहां पे उनके बॉडी में, उनके जो ब्लड सेल्स हैं वहां पे गैसेस डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी गैस सॉल्विलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड वहां पे ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर भी वहां पे ज्यादा होता है। इससे होता क्या है कि इनके ब्लड, इनके जो बॉडी है वहां पे N2 भी डिजॉल्व हो जाता है, और जैसे ही ये ऊपर आते हैं
प्रेशर कम होता है, फिर गैस की जो सॉल्बिलिटी वो कम होगी, गैस बाहर आएंगे। जैसे कि बॉटल खोलते ही फिज की साउंड आती थी, वैसे ही ये भी बाहर आएंगे। और ये जब बाहर आते हैं तो बहुत ही पेन होता है और बहुत ही दर्द होता है उनको। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, देखिए, दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स। क्या हो जाता है? बेंड्स होता है, जो कि बहुत ही पेनफुल एंड डेंजरस होता है लाइफ के लिए। इसको कम करने के लिए यहाँ पर इसमें क्या मिक्स करते हैं? हीलियम, एक इनर्ट गैस है जो फर्क नहीं पड़ता उससे, इनर्ट गैस को हम वहां पर ऐड करते हैं। स्कूबा डाइवर्स के जो सिलेंडर है उसमें इनर्ट गैस हीलियम को ऐड करते हैं ताकि उनको ये बेंड्स ना हो, यानी उनको पेन ना हो जब वो ऊपर आए तो। ठीक है, टू अवॉइड बेंड्स को हटाने के लिए एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें हम डायल्यूट करते हैं इसको हीलियम से। 11.7% हीलियम वहां पे ऐड करते हैं, वहां पे 11.7% हम हीलियम को ऐड करते हैं ताकि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो ब्लड सेल्स में और बहुत कम फर्क पड़े, हमें दर्द ना हो जब हम पानी से ऊपर आएंगे तब। ये जो बेचारे अभी टहल रहे हैं ना, अगर इनके जो सिलेंडर इसमें हीलियम नहीं होगा ना, जैसे ही ऊपर आएंगे बड़ा दर्द होगा इनको पता नहीं है लेकिन दर्द बहुत होगा। लेकिन जो इनको नीचे भेजा है उसको पता था, उसने केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसने विरासत एकेडमी से केमिस्ट्री पढ़ी थी। पढ़ने के बाद उसने अप्लाई किया था और उन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम करने के लिए हीलियम को मिला दिया, उसमें हीलियम को मिला दिया। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक और, यानी एक लास्ट एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ का एक लास्ट एप्लीकेशन है बेटा। जैसे पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं, पहाड़ों पे जाओगे तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा ना, प्रेशर कम हो जाएगा पहाड़ों पे। तो वहां पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होंगे, यानी गैस की जो सॉल्बिलिटी होगी वहां पे बहुत कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बहुत बूढ़े लोग हैं उनको ऊपर ना जाने दे, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होगी। हालांकि सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, वहां पे ऑक्सीजन ही कम है आपके पास, वहां ऑक्सीजन ही कम है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेशर कम है, प्रेशर कम, गैस की सॉल्बिलिटी कम। हम लोग सर्वाइव कर पाते क्योंकि वी आर यंग, हम लोग यंग हैं, हम अभी यंग है तो हमारा जो सिस्टम है वो काम कर जाएगा कम ऑक्सीजन पर भी, लेकिन उनका नहीं कर पाता है, उनको दिक्कत होती है। तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन है, किसका? हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा गैस इन लिक्विड में? सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी जो होगी वो कम होगी, मैं पहले ही बता रखा हूँ। ठीक है, तो जो आपके जब आप डिजोल्व करते हो, देखो साफ साफ बात है, अगर आप गैस को डिजोल्व किए हो लिक्विड में, अब नीचे से टेम्परेचर भी बढ़ा दिए, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पे जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, वो और दूर दूर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्बिलिटी होगी गैस की इन लिक्विड वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखना, ये बातों को ध्यान में रखना कि यहाँ पे सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने बड़ा थ्योरी खेल लिया, बड़ा यहाँ पे एक्सप्रेशंस देख लिए। अब देखते हैं समझ में आया या नहीं, उसको भी तो देखना है। लेकिन इसके पहले जितना भी मैंने आपको बताया है बेटा, ये आप बहुत ही अच्छे से इसको रिकॉर्ड करिएगा, इसको बहुत ही अच्छे से नोट्स में लिखिएगा, ताकि आप जाके एग्जाम में ऐसे ही छाप दीजिएगा। मैंने सारा का सारा पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी से ही उठाया है, एनसीईआरटी से मैं हाई लेवल पर ही जाऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, एनसीईआरटी पकड़े रहूंगा मैं, उसी से क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो, आप लोग करो। क्या है क्वेश्चन? कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो बहुत ही गंदा महक होता है, लाइक सड़ा हुआ अंडा की तरह, बड़ा ही सड़े हुए अंडे की तरह इसकी क्या होती है? महक होती है। ठीक है, इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम यूज करते हैं। अगर H2S की जो सॉल्बिलिटी है एट STP पे जो सॉल्बिलिटी है, यानी वो कितना है? ये सॉल्बिलिटी दे दिया गया है, ये सॉल्बिलिटी दे दी गई है, किस पर दिया गया है? STP। STP क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब के समय में जो टेम्परेचर है यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करोगे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, प्रेशर जो हो जाएगा 1 बार हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास प्रेशर मिल गया है बेटा,
बेटा आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखोगे तो के एच पूछा जा रहा है। के एच क्या होगा बेटा? आप कहोगे सर सर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, मेरे पास सर ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में बोल दूंगा सर। मैं कहा ठीक है भाई बोल दो इसको। तो आपने बोला सर यहाँ पर मुझे 1 बार दिया गया है, कि एच निकालना है, सॉल्बिलिटी कितनी दी गई 0.195 मोल दिया गया है। सर यहाँ से मैं के एच निकालूंगा, आप टेंशन मत करिए इसके बाद मैं कर लूँगा। अच्छा ठीक है, आप बोले तो मैं मान गया कि इसके बाद आप कर लोगे। समझ में आया क्या किया मैंने? एस दिया गया था, वहाँ से मैंने प्रेशर लिया, सॉल्बिलिटी दिया गया था, और उसके बाद मैंने हेनरीज का लॉ लगाया, हेनरी का लॉ लगाया, और वहाँ से हमने के एच की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इतना दे दिया है, के एच दे दिया है, के एच फॉर CO2 दे दिया कितना है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। अब के एच की वैल्यू आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आपको क्वांटिटी निकालना है, यानी अमाउंट निकालना है, अमाउंट ऑफ CO2 निकालना है, ठीक है। कह रहा है सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm। अब देखो यहाँ पे प्रेशर भी आपको क्या दिया है 2.5 atm दिया है, ठीक। उसके बाद अगला इंफॉर्मेशन क्या है, सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको बेटा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन है, हमारे पास हेनरीज का जो एक्सप्रेशन है प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेना। मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो साफ पता चलता है वहाँ से कि आप वहाँ से मोल्स निकाल लोगे। 500 ml ऑफ सोडा वाटर दिया गया है, तो उससे आप जो है अगला जो प्रोसेस है वो कर लोगे, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दिया हेनरीज लॉ कांस्टेंट पर CO2 इन वाटर इतना पास्कल दिया है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ठीक है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट इतना। तो प्रेशर आपको दे दिया है, KH आपको दे दिया है, तो मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे क्या? निकाल लोगे ना, तो बस वही यहाँ पर आपको करना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, ठीक है। अगला क्या है, a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution if the density of solution is 1.2 gram per ml? उसके बाद what will be the molarity। देखो यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा है, कैपिटल M पूछा है, स्मॉल m पूछा है, काई पूछा है, ये तीनों पूछा गया है आपसे, ठीक है। क्या दिया गया है, ग्लूकोज दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, ग्लूकोज दिया गया है, कितना दिया गया है 10% वेट बाय वेट दिया गया है, ये तो हमें इंफॉर्मेशन दिया है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है 1.2 ग्राम ml पर ml। देखो अब आपको यहाँ पर कैसे करना है मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे ही जो आपके एक्सप्रेशन से वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जब भी आपको देखो, जब भी आपको परसेंटेज दिया रहे, मास परसेंटेज दिया रहे, डेंसिटी दिया रहे, तो आप ये फार्मूला यूज करोगे ना, मोलर मास आप सैल्यूट कर दोगे, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, मोलैरिटी निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ से क्या निकालोगे, मोलैरिटी, ये दिया है ये दिया है ये भी पता है, मोलैरिटी निकाल लोगे। फिर हमें पता है मोलैलिटी जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन में लिखा रहा हूँ, आपको ये सारे रिलेशन पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। ये जो बेटा देखो जो रिलेशन है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रिलेशन से आप क्या निकालोगे, मोलैलिटी निकालोगे। मोलैलिटी जब आप निकाल लोगे बेटा, मोलैलिटी जब निकाल लोगे तो वहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन पूछेगा, तो मोल फ्रैक्शन भी आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। चलिए ये जो सारे मैं आइडिया बता रहा हूँ आप सारा सॉल्व करके आइएगा, कोई भी दिक्कत होगा आप हमसे डाउट क्लास में पूछिएगा, ठीक है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ होमवर्क मैं दे दे रहा हूँ आपको,
होमवर्क 1 और यहाँ पे मैं देता हूँ। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपको जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो आप करिएगा, बाकी डाउट क्लास में आप इसे पूछ सकते हैं मुझे। कोई भी डाउट होगा मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, वीडियो सोल्यूशन या फिर आपको अगर ऑडियो सोल्यूशन चाहिए तो ऑडियो सोल्यूशन में भेज दिया जाएगा, जो भी सोल्यूशन चाहिए आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब आप सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे कर लेंगे। डीपीपी जो मिलेगा इस टॉपिक पर आप उस डीपीपी को सॉल्व करिए, अच्छे से क्वेश्चन लिखने का, आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। सारा जो आपको सपोर्ट चाहिए, सारा सपोर्ट हमारी टीम आपको देगी, बस आपको मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।